हेलो एवरीवन, I'm back with a video lecture। और आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो हमारे पास थे कॉन्टिन्यूएशन प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिकली क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, सो हमारे पास जो आज हमने प्रिंसिपल डिस्कस करना है वो हमारे पास है फोस्टरिंग ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज। ठीक है, इससे पहले ना हम थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज देख लेते हैं कि हमने पहले क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, क्लाइंट की प्रेफरेंस की रिस्पेक्ट कैसे है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की, नीड्स की, वर्क प्लेस कल्चर की, इन सारी की हम एक्टिव लिसनिंग के थ्रू कर रहे थे, एंगेज कर रहे थे उनको सेफ्टी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के अंदर। ठीक है, सो मेजरली हमारा वहाँ पे रोल ये था कि हम एक प्रॉपर नीड्स का पता कर रहे थे कि हमारे पास क्लाइंट्स की नीड्स क्या हैं। ठीक है, फिर हम सेफ्टी मेजर्स लेके सेफ्टी प्रैक्टिसेस के साथ सेफ्टी गैप्स के साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ अब क्या हो सकता है। ठीक है, सो मेजरली हमारे पास ये चीज़ें थी। फिर हमारे पास हमने कुछ डिस्कस किया था कि लाइक हमारे पास कंडीशन, अब आप कैसे इंटरेक्शन कैसे कर सकते हो। लाइक जब हमने प्रेफरेंसेस डिस्कस की थी ना, हमने उसमें डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ थी। फिर हमने डिस्कस किया था कि फोकस किया था पर्सन इन्वायरमेंट ऑक्यूपेशन रिलेशनशिप पे। ठीक है, जब हमने प्रेफरेंसेस रिस्पेक्ट डिस्कस कर ली, पीईओ की अप्रोच देखी थी जिसमें वर्कर्स की एबिलिटी देखी थी, जब जिसमें हमने पर्सन से डिस्कस किया था। फिर वर्क प्लेस फैक्टर्स देखे थे जो हमारे पास इन्वायरमेंट था। फिर किसी जॉब की डिमांड क्या है, लाइक ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, हमने फिर वो डिस्कस किया था मेजरली। फिर ये सारी चीज़ें कंबाइन करके हमने इश्यूज़ को हॉलिस्टिकली देखा था कि हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं। फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस की तरफ जाते हो और अवॉइड करते हो किसी भी ब्लेम को, क्रिट को। आप बिल्कुल एक प्रॉपर जिस तरह स्ट्रैटेजिकली जाना चाहिए वैसे आप जाके इसको कवर अप कर रहे थे। ठीक है, फिर आप थर्ड में आप देख रहे थे कि हमने देखा था कि क्लाइंट की सपोर्ट और उसके कंफर्ट के लिए कैसे काम करना था, आप इस कैसे करेगा, फिजिकली इमोशनली कैसे सपोर्ट देगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करके क्लियर कम्युनिकेशन के साथ, अनबाइस्ड अप्रोचेस के साथ। ठीक है, लाइक बाइसेस नहीं होनी चाहिए, क्लियरली अप्रोचेस होनी चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास वहाँ पे प्लानिंग करनी है, किस तरह से करना है, कहाँ पे हमारे पास और उसको मिनिमाइज करना है, कहाँ पे उसकी एंजाइटी कम करनी है। जैसे हमने जेम्स के केस को डिस्कस किया था, उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैसे देना है आफ्टर, क्योंकि वो आफ्टर रिटर्न टू वर्क आई थी आफ्टर एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज एक्सीडेंट के बाद। ठीक है, तो आपने उन चीज़ों को कैसे कवर अप करना था वो था। अब हमने जो देखना है वो हमारे पास ये है कि ओपन कम्युनिकेशन हमने कैसे करना है। ठीक है, आपके पास सारी जो फोस्टरिंग का बेसिकली बैक साइड पे मतलब है ना, वो यही है, फोस्टरिंग ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहले आप बैरियर्स को आइडेंटिफाई करो, चैलेंजेस क्या है, बैरियर्स क्या है, आपने वो सारी देख ली। फिर आप कम्युनिकेशन करते हो इंडिविजुअल लेवल पे भी, आप वर्कर्स के लेवल पे इंटरैक्ट करके, या फिर आप वर्क प्लेस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो आप उनके साथ भी कर सकते हो। ठीक है, सो मेजरली आप क्या कर रहे हो, दोनों जगह पे टारगेट कर रहे थे कि आपने वर्कर्स की नीड को भी, बेसिकली वर्कर्स की न्यूज़ को भी देखा। फिर आपने वर्क प्लेस की पार्टीज, लाइक उनकी जो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरे ख्याल में ऑफिस है, आप ये कह लो सिंपल वर्ड्स में कि जो ऑफिस इटसेल्फ है उसके ऊपर जो हेड्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं, उन लोगों से आप डिस्कस करते हो कि आप कैसे कहना करना है और इन चीज़ों को किस तरीके से लेके जाना है। ठीक है, वर्कर लेवल पे वर्कर्स को बहुत ज़्यादा फेयर होता है डिस्क्लोज होने का, लाइक इनकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिस्क्लोज ना हो, उनके एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा पता ना चले, कोवर्कर्स को ज़्यादा पता ना चले कि उनके साथ ये इशू चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। तो इसने इसमें आपने इसके बेसिकली डिस्क्लोज होने की जो फ़ियर है ना, वहाँ पे साइकोलॉजिकली काम करना होता है। आपने उनको स्लाइड से सेंसिटिव से आप ये कहते हो कि वर्कर के साथ ना एक बॉन्ड सा बना लेते हो। ठीक है, फिर उनको थोड़ा-थोड़ा गाइड करते हो, आप एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करते हो, नॉलेज शेयर करने की, कि आप उनको शेयर करना चाहिए, ये बात आपने हेड को बतानी चाहिए कि ये इश्यू आ रहा है और उसके लिए ये एडजस्टमेंट चाहिए मुझे, या इस तरह से होना चाहिए। तो फिर उसकी बेसिस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं आप उनको भी लाइक साइकोलॉजिकली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो। आप ये कह सकते हो कि आप उनके रिहर्सल्स बना सकते हो, आप उनको ऐसे इस तरीके के इन्वायरमेंट में डाल सकते हो, वर्कर्स को भी
उनको कि उन्होंने इन दोनों चीज़ों से कैसे कोप अप करना है साइकोलॉजिकली। तो फिर वो जब एक दूसरे के सामने आके बात करेंगे तो उनको पता होगा कि हाँ अब इस लेवल पे जाके आपने कैसे बेसिकली डील करना है इस चीज़ को, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हो या इंडिविजुअल लेवल हो, आपने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ख़राब नहीं होने देना, ठीक है। उसमें आपने रिस्पेक्ट करें एंड बेसिकली वहाँ पे वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा डर ही यही होता है कि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाएगी। पर आपने ऐसा भी नहीं उनको गाइड करना है कि उनको हर बात बतानी चाहिए, पर मेजर उनको ये चीज़ गाइड कर देनी है कि आपने अपनी बात सामने वाले के सामने रखनी है, चाहे वो आपका हेड है, चाहे वो आपके सीईओ है, जो भी है, ठीक है। आपने ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर से बात करनी है, आपका हेड है, कोई मैनेजर है, एनीवन, तो आप उनके सामने इस चीज़ को डिस्क्लोज करो, ठीक है। जितना आप करना चाहते हो विद द रिस्पेक्ट, कितनी आप इंफॉर्मेशन उनको बताना चाहते हो, लेकिन आपको उनको अवेयर करना है कि आपके साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं ताकि उसकी बेसिस पे यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सके, ठीक है। विद दैट हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी वहाँ पे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी पता होनी चाहिए, वर्कर को सेल्फ क्लियर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी पता होनी चाहिए कि इस पर्सन की हमें नीड है तो हमें उसके लिए किस तरह से चेंजेस करने, ठीक है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सो मेजरली आपने सारा काम एक ट्रस्ट बिल्ड करने पे आपने लगाना है, ठीक है। आपने एक ट्रस्ट बिल्ड किया, आपने वहाँ पे किस तरह से डिस्क्लोज की, ये सारी चीज़ें आपके पास ईजिली क्लियरली आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट किया, आपने नॉलेज एक्सचेंज की, आपने सुपरवाइजर्स को आपके उनके जो वर्कर्स हैं सबको बता दिया कि वर्क प्लेस के कंसर्न्स क्या है, पर्सन के कंसर्न क्या है, ठीक है। आपने अब अगर रिटर्न टू वर्क प्रोसेस जो होता है, जिन पेशेंट्स में लाइक जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, लाइक अगर कोई इंजरी हुई है या कोई ऐसा है कि किसी वजह से उसको बेड रेस्ट लेना पड़ा है, या आप कहते हो कि जैसे हमने कार्पल टनल की बात की थी कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रोसेस की वजह से अगर उसको सीटीएस हो गया है तो उसके बाद रिटर्न टू वर्क का जो पूरा प्रोसेस है उसकी प्लानिंग कैसे है, उसके साथ साथ डिस्क्लोजर कैसे करना है, उस सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लेवल पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स इतने बड़े लेवल पे थेरेपिस्ट जो होता है ना वो काम नहीं करता एज ए फिजिकल थेरेपिस्ट, तो आप बहुत इतने मेजर लेवल पे काम नहीं करते, पर आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपका पेशेंट ऑक्यूपेशन से रिलेटेड उसके क्या इश्यूज चल रहे हैं ताकि आप उसको ट्रीटमेंट क्लियर दे सको, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना है, सिर्फ एक क्लियर कैपेसिटी के लिए आपको इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। सो मेजरली आपको इन चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने रिहर्सल की बात की, आप वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करके आप रिहर्सल्स वगैरह करवा सकते हो, कोवर्कर्स के साथ जो उनके कंसर्न्स हैं बेसिकली वो उन्होंने कैसे बताने हैं, किस तरीके से डिस्क्लोज करने हैं, ये आप गाइडेंस दे सकते हो वर्कर्स को। विद दैट आप ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं या जो मैनेजर्स हैं जिनको उन्होंने बताना है, आप उनको भी ये चीज़ गाइड कर सकते हो कि वो भी बेसिकली क्या करें कि किस तरह से उन्होंने कम्युनिकेट करना है अपने एम्प्लॉय के साथ, वहाँ पे आपने उनको भी गाइडेंस देनी है, ठीक है। सो मेजरली आपने दोनों साइड्स पे काम करना है ताकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्डअप हो, और आपने अपनी जजमेंट को नॉन जजमेंटल रखना है, चीज़ों को काफ़ी क्लियर प्रोसेस के थ्रू लेके जाना है ताकि आपके पास चीज़ें जितना हो सकता है इजीली क्लियर हो जाए, ठीक है। सो मेजरली सारा रोल जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि इस टॉपिक में आपकी क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, डिस्क्लोजर हो गया इन्फॉर्मेशन का किस तरह से करना है, पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच कैसे लेनी है आपने, ठीक है। लाइक प्रोएक्टिव अप्रोच का मेजरली जो मतलब होता है ना यही होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हो कि वर्कर्स को इश्यूज को और साथ उसके कम्युनिकेशन इश्यूज को, फिर आप उनके साथ रिहर्सल करवा के उनको क्लियर कर रहे होते हो, ठीक है। ऐसे अप्रोच को आप कहते हो प्रोएक्टिव अप्रोच। तो आप पहले से ही लाइक बेसिकली उस पर्सन को तैयार कर रहे हो कि उसके पास अगर कोई ऐसा केस आता है तो उन्होंने उसके सामने कैसे से लेना है, कैसे कैसे काम करना है, शेयरिंग नॉलेज एक्सपर्टीज। आप क्लाइंट्स को बेसिकली आप थेरेपिस्ट एज ए थेरेपिस्ट आप उनको डिफरेंट तरह से इंफॉर्मेशन में इंगेज करा के आप उनसे आइडियाज़ ले सकते हो कि हाँ अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। सो यूजली आप क्या क्या कर सकते हो। फिर आपके पास चीज़ आ जाती है कि एजुकेटिंग, जैसे सुपरवाइजर्स की बात हमने पहले भी की, ठीक है। अब अगर जैसे जेन का केस था, ठीक है,
हमने पहले भी जेम्स के केस को काफ़ी डिस्कस किया है। अब उनकी जो एंग्जाइटी के लेवल था ना, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि तो फिर उनको ये गाइड किया गया है कि आप क्या करो, क्वेश्चंस और नेगेटिव एटीट्यूड्स को जो उनको लगता है कि उनके इस इलनेस पे या उनकी इस डिसेबिलिटी पे इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप वो अपने कंसर्न्स एक जगह पे लिख दो, ठीक है, उस अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो भी, और आपने वो कंसर्न्स जो आपको एंजाइटी में डाल रहे हैं, आपको किसी जगह पे लिख दो, एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, और फिर उस लिस्ट को आप बेसिकली डिस्कस करो, ठीक है, हमारे साथ डिस्कस करो क्लियर कट। और आपने अपनी, क्योंकि आपने अपनी एज अ थेरेपिस्ट हर चीज़ नॉन जजमेंटल रखनी है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली जब जेन आपसे डिस्कस करेगी तो वो कंफर्टेबली जो भी डिस्कस करेगी आपने वैसे ही प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है कि जैसे आपको आइडिया है कि अब जेन कंडीशन किस तरह की है और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और ऑक्यूपेशनली यहाँ पे क्या काम हमें करना है, क्या वर्क स्टेशंस की चेंजेस हैं, क्या उसकी लाइफ की चेंजेस हैं जो हमें लाइक उसकी डेली एक्टिविटीज़ वो क्या कर सकती है, कितनी कैपेबिलिटी है, या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे उनको वो जो काम कर रही है वो करने से रोक रही है। तो यूजुअली आप ये सारी चीज़ें देखते हो, रिहर्सल करवाते हो, ठीक है, फिर आप रिस्पॉन्स लेते हो। तो यूजुअली आपने सारी चीज़ें कंबाइन की और उन्होंने जो लिखे थे क्वेश्चंस उसके आपने आंसर फाइंड आउट करवाए, फिर जेन को आपने गाइड किया कि अब आपने इसी तरीके से ऑर्गेनाइजर से कैसे बात करनी है, अपने हार्ट से कैसे बात करनी है, वैसे विद दैट आपने हेड को भी इन चीज़ों से क्लियरली ये नहीं करना कि आपने उनके सामने चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, लेकिन आपने उनको इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपके पास अगर कोई ऐसा केस आता है तो आपने उसको कैसे डील करना है। मेजरली आपने जेन की कंडीशन को डायरेक्टली उनको नहीं बताना, क्योंकि जेन इटसेल्फ वो उनसे जाके बात करेगी, लेकिन आपने ऐसे करना है कि आप मेंटली उनको इतना प्रिपेयर कर देना है कि उनको पता हो कि अब अगर ऐसा केस आता है तो उन्होंने कैसे कंसर्न करना है। अब आप यही सोचोगे कि एज अ थेरेपिस्ट कि आपका रोल नहीं होना चाहिए, एज अ साइकोलॉजिस्ट का रोल होना चाहिए, लेकिन माइनर लेवल पे आपको ये काम करना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ना करो, ठीक है, लेकिन माइनर लेवल पे आपने दोनों पार्टीज पे काम करना है, ताकि एक जो बेसिकली रिलेशनशिप है ना, पॉजिटिव रिलेशनशिप, वो उनके बीच में बिल्डअप हो जाए, ठीक है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ईजिली क्या होगा कि हमारे पास पेशेंट के रिकवरी के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और रिटर्न टू वर्क जो उनका इशू चल रहा था वो भी आ जाता है, वो भी क्लियर आउट हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस प्रिंसिपल जो हमारे पास है ना, बेसिकली वो ये है कि एस्टैब्लिशिंग अ शेयर विजन फॉर एर्गोनॉमिक मैनेजमेंट। बेसिकली आप जब जितनी भी पार्टीज हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हो, वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं, वो सारे मिलके हर बंदे के एक डिफरेंट व्यूज़ हैं, ठीक है, हर बंदे का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, वो किस तरीके से इस चीज़ को देख रहा है, ठीक है, उन सारों को कंबाइन करके हमने जो आउटकम अचीव करने है, मेजरली हमारा रोल वहाँ पे, ठीक है। Thus, the therapist need to elicit and understanding the workers, unions, management, ठीक है, अब एज अ डिफरेंट है, ठीक है, ये ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे आपको बेसिक सारी चीज़ें बता दी कि वर्कर्स के साथ, यूनियंस के साथ, मैनेजमेंट के साथ किस तरह आपकी सेफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो आप सेफ बिहेवियर्स या आप कहते हो सेफ वर्क बिहेवियर्स जो होते हैं ना, आप शो करते हो। इन बेसिस पे आप वर्कर्स की मैनेजमेंट के साथ, यूनियंस के साथ, मतलब डिफरेंट तरह से आप अंडरस्टैंडिंग बना के फिर एक नया प्रोसेस इनिशिएट करते हो और उसके ऊपर काम करते हो। शेयर्ड विजन का मतलब ये है कि आपने जब सारे पर्सपेक्टिव देख लिए, ठीक है, उसको एक शेयर्ड विजन के अंदर लाना, लाइक एक ही अलाइन चीज़ के अंदर लाना, ठीक है, उन सारे पर्सपेक्टिव्स को एक ही पोजीशन पे लेके आना, एक ही, आप ये कहते हो कि उनका जो मेन मोटिव है वो एक ही हो, उन सारी चीज़ों को मिला के उस शेयर्ड विजन के अंदर लेके आना इज़ बेसिकली द रोल है, ठीक है। सो आपका रोल यहाँ पे ये है कि आपने किस तरीके से इस चीज़ को क्लियर आउट करना है कि आपका जो चैलेंजेस है ना मेरे बेसिकली इकोनॉमिक्स की मैनेजमेंट में, उसको एक विजन के अंदर लेके आना, ये एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उस वो विजन क्या होना चाहिए कि रिस्क की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, सोल्यूशन जनरेट होनी चाहिए, वैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, उस सारे बेसिक्स को क्लियर करना है, ठीक है।
क्योंकि शेयर्ड विजन के बहुत से बेनिफिट्स हैं ना, जैसे कोलैबोरेशन हो गई, आप कोलैबोरेट करते हो, आपके बेसिकली डिफरेंट जो वहाँ पे नॉलेज है अंडरस्टैंड करते हो उनके रोल्स को, सेफ्टी को, और फिर सारे एक ही जगह पे मिलके एक ही चीज़ पे काम करते हैं। वो मेजरली अप्रोच क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच, जो इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। लाइक आप इंजरी होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करोगे, तो वो केस हमारे पास कहलाता है बेसिकली क्या, आपके पास आपके पास कहलाता है कि शेयर्ड विजन है, ठीक है। लाइक आप इसको कहते हो कि क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच अब यहाँ पे आ रही है। इसमें सीबीसी की आपको सिंपल सी एग्जांपल दी गई है, ठीक है। सीबीसी की सिंपल एग्जांपल ये थी कि आप क्या कर रहे थे कि वहाँ पे हमारे पास जो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स परचेज किए थे ना उनके स्टाफ ने, तो उनको लगता था कि ये सेफ्टी मेजर्स हैं और यही आप कर सकते हो एज अ लाइक, उनको ऐसा लगता था कि अगर आप वर्क प्लेस स्टेशन को एक नए तरीके से डिज़ाइन करोगे तो ये दे आर सनफ, ठीक है। ये एक सिर्फ इक्विपमेंट परचेज ही वर्क है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। उनको लगता था इक्विपमेंट चेंज होंगे तो इंजरी की जो रेशो है वो इंजरी रिलेटेड वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उनको ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि सिर्फ इक्विपमेंट परचेज करने से आप चीज़ों को फॉल्टी ergonomics को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने फिर इस चीज़ को जब डेप्थ में देखा तो उनको ergonomic प्रॉब्लम्स वहाँ पे नज़र आई और इंजरी रिलेटेड इश्यूज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रही थी, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें हमने यही देखी थी कि सारी चीज़ें जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी कि जो बेसिकली सीईओ था, मैनेजर थे या जो हेड थे, उनके ऊपर जा रही थी, ठीक है, क्योंकि वो सारे बिल्स पे कर रहे थे जिसको भी इंजरी हो रही थी। तो वहाँ पे उनकी काफ़ी हद तक इश्यूज आ रहे थे। दैट इज बेसिकली उनका मोटिव ये था कि एक तो वहाँ पे इंजरी रिलेटेड इश्यूज कम हो, क्योंकि इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफर्ट्स भी ज़ाया जा रही थी, और दूसरा ये कि वहाँ पे वो प्रॉपरली काम नहीं कर सक रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि उनको सारा एक ही शेयर्ड विजन के ऊपर काम करना है और एक कॉमन विजन फाइंड आउट करना है सीवीसी में, जिसमें हम वर्कर्स को, मैनेजमेंट को, सबको इन्वॉल्व करेंगे। फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे कि वहाँ पे अब हमें क्या करना है, कैसे इफेक्टिवली हम इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं और कैसे हम इस चीज़ को, सारे उनके कंसर्न्स को दूर करके एक प्रॉपर मैनेजमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो मेजरली उनका विजन ये था कि हमने एक ग्रुप टास्क के थ्रू एक सारा काम करना है, एक्शन, एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्कर्स की थी, जो मैनेजमेंट की थी, वो आउटलाइन की, ठीक है। और फिर उसके आउटकम्स हमने फाइंड आउट किए और फिर उनको एक ही विजन के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने के बाद हमने एक ही विजन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया। तो मेजरली सारी चीज़ ये थी कि एक सिंगल विजन होना चाहिए और उस पर सारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप हो एज अ थेरेपिस्ट, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वर्क प्लेस के जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करें या जो जिनका किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो वो सारे कंबाइन एक ग्रुप के थ्रू ना सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। सो मेजरली आपके पास ये होना चाहिए शेयर्ड विजन। फिर आपके पास जो चीज़ आ रही थी वो आ रही थी कि इस्टेब्लिशिंग शेयर्ड एंड रियलिस्टिक गोल्स, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इस्टेब्लिश करने हैं शेयर, तो इसमें ना मेजरली आपके पास जब इस्टेब्लिशिंग एक ही गोल्स या शेयर्ड गोल्स होंगे, तो मेजरली आपका सारी बात यह है कि वर्कर्स हों या एम्प्लॉयर्स हों या थेरेपिस्ट हो, सबका एक ही सेट ऑफ गोल्स होगा जिनके आउटकम्स के ऊपर हमने काम करना है। तो मेजरली जो नॉलेज है, प्रेफरेंस है, हर चीज़ देखने के बाद आप इस्टेब्लिश करते हो कुछ गोल्स और उन गोल्स को आप अचीव करने की कोशिश करते हो, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उन गोल्स के साथ साथ आप कंसर्न्स देखते हो कि लोगों के क्या हैं, फिर आउटकम्स आपको कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें देख के आप क्या करते हो कि उसके एक शेयर्ड आउटकम डेवलपमेंट करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गोल्स डेवलप करते हो, फिर आप उन गोल्स पे एक प्रोसेस के थ्रू काम करते हो ताकि आपके पास सारी चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें समझने की इतनी नहीं है क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। मेजरली सारी बात ये हो रही है कि एक शेयर्ड प्लान होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर सारे काम होंगे, इंटरवेंशंस लगेंगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर होना चाहिए, वर्कर्स की क्या, एम्प्लॉयर्स की क्या, थेरेपिस्ट की क्या, और वो सारे कैसे मिलके इस चीज़ को कर रहे हैं, कमिटमेंट्स जो हैं आपकी वो आपने कैसे पूरी करनी है, सारी पार्टीज ने कैसे एक्टिव पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस वो सारी क्या है, उन सब की अलाइनमेंट कैसे है, ये सारी है, वर्कर्स की इंगेजमेंट कैसे है, ऑर्गेनॉमिक मॉनिटरिंग कैसे करनी है आपने, ये सारी चीज़ें आती
कोलैबोरेशन के ऊपर काम किया, वर्क मैनेजमेंट कोलैबोरेशन के ऊपर, ठीक है, म्यूचुअली आपके पास ये आते हैं। फिर रिसोर्स एलोकेशन, लाइक आपके पास इक्विपमेंट्स क्या हैं, वर्क स्टेशंस क्या हैं, टूल्स क्या हैं, आपने उन चीज़ों को कैसे इफेक्टिवली दोबारा से अर्गोनॉमिकली एडजस्ट करना है, वहाँ पे क्या कंसर्न्स आ रहे हैं उनको कैसे इफेक्टिवली एड्रेस करना है, ये सारी चीज़ें। फिर हमने प्रोएक्टिव अप्रोच के बारे में बात किया कि हमने कुछ ऐसे मेजर्स लेने हैं जो आपके पास सोल्यूशन जनरेट करें जल्दी, ठीक है। पहले ही किसी इंजरी को प्रिवेंशन के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। फिर आप गोल्स को डेवलप किया, ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया उन पे। जैसे हमने सीबीसी की एग्जांपल देखी थी, यहाँ पे भी उन्होंने कुछ ऐसी डिटेल्स में बताया हुआ है हमारे पास सीबीसी की एग्जांपल में, कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपको दोबारा से लाइक किस तरह से एक शेयर्ड विजन विजन के बाद एक सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। सीबीसी ने कैसे एड्रेस किया था इकोनॉमिक्स के इशू को, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उनको कैसे इमीडिएट कौन से इफेक्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म कौन से चाहिए और ऑन गोइंग सोल्यूशंस कौन से चाहिए। लाइक आप किस किस तरीके से इस चीज़ को ले सकते हो। कमेटी जो उन्होंने वहाँ पे बनवाई थी, उस कमेटी का काम यही था, वर्कर्स हो, सुपरवाइजर हो, थेरेपिस्ट हो, वहाँ पे वो प्रायोरिटाइज कर रहे थे बेसिकली क्या इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। फिर आप टारगेट कैसे था, कौन से काम हमें फ़ौरन करने हैं, कौन से हमें लॉन्ग टर्म करने हैं, कौन से कितनी देर से करने हैं, फिर एवेलुएशन कैसी करनी है, ट्रांसपेरेंट रहे, हर चीज़ क्लियर हो वर्कर्स के सामने भी और ऑर्गेनाइजेशन के सामने भी, ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो चैलेंजेस हैं वो सारे मिलके उनको सॉल्व आउट करें। मीजली सारी चीज़ यही थी कि आपने कम्युनिकेशन के साथ, एवेलुएशन के साथ, सॉरी कम्युनिकेशन के साथ एक अच्छी एक टीम बिल्डिंग के साथ बेसिकली आप कह सकते हो आपने ये काम करना था, ठीक है। सो मेजरली आपकी सारी चीज़ें एट द एंड जाके वहीं पे आती हैं कि आपने सारी चीज़ें जब डेवलप की तो आपको एक शेयर्ड विजन के साथ काम करना था। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि लेक्चर बहुत डिटेल हो जाता है। हमारे पास 2 पॉइंट्स रह गए हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। और क्योंकि उसमें थोड़ी-सी कुछ डिटेल्स हैं जो डिस्कस करनी है, कुछ पैराग्राफ्स जो हैं वो लाइक आप कह सकते हो कुछ टेबल्स हैं जिसमें इकोनॉमिक एक्शन फॉर्म है, तो ये हम इन चीज़ों को थोड़ा-सा डिटेल डिस्कस करेंगे। सो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ